मिडिल ईस्ट में बीते कई महीनों से मंडरा रहे महायुद्ध के बादलों के बीच में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। विनाशकारी जंग की आहट से पूरी दुनिया थर्रा रही थी। उसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सनसनीखेज और ऐतिहासिक दावा किया है। ट्रंप के कड़े तेवरों और अमेरिकी सैन्य शक्ति के खौफ के आगे आखिरकार ईरान को अपने घुटने टेकने पड़े हैं। अमेरिकी हमले के डर से हताश तेहरान ने, यानी ईरान की राजधानी ने, अमेरिका के साथ एक बड़ी और ऐतिहासिक डील के मसौदे पर सहमति जताई है। इस समझौते के तहत न सिर्फ रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमेशा के लिए खुला रखने पर सहमति बनी है, बल्कि ईरान ने अपने परमाणु हथियार बनाने के मंसूबों को भी हमेशा के लिए दफन करने की शर्त को स्वीकार कर लिया है। बड़ी खबर है। ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए पूरी दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप ने साफ लहजे में खुलासा किया कि अमेरिकी सेना ईरान पर एक ऐसा भीषण और विध्वंसक हमला करने की अंतिम तैयारी में थी जैसी ताकत दूसरे विश्व युद्ध के बाद से दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। पेंटागन के लड़ाकू विमान, नौसैनिक युद्धपोत और मिसाइलें तेहरान के सैन्य ठिकानों को नामो निशान मिटाने के लिए तैयार खड़ी थी। लेकिन ठीक आखिरी वक्त पर जब ईरान को यह एहसास हो गया कि अमेरिका उनको नहीं छोड़ेगा, ये हमला उनकी पूरी सत्ता पूरे तंत्र को तबाह कर देगा, तो उसने हाथ जोड़े मध्यस्थता की गुहार लगाई। ईरान और मिडिल ईस्ट के अन्य सहयोगी देशों की अपील के बाद ट्रंप ने हमले के आदेशों को फिलहाल टाल दिया और बातचीत की टेबल पर तेहरान को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है और ईरान के खिलाफ ऐसी सैन्य ताकत के साथ कार्रवाई के लिए तैयार था जो इतिहास में नहीं देखी गई। लेकिन शांति और दुनिया के सुरक्षित भविष्य के लिए हमने समझौते की शर्तों पर सहमति जताई है। सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय से बड़ी बड़ी धमकियां देने वाला ईरान अमेरिका के आक्रामक रुख के सामने पूरी तरीके से लाचार हो गया है। ईरान अक्सर हॉर्मुज को बंद करने की वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करने की धमकी देता था, लेकिन इस नई डील ने ईरान के उस सबसे बड़े हथियार को छीन लिया है। समझौते के मसौदे के मुताबिक हॉर्मुज हमेशा खुला रहेगा। अब ईरान कभी भी इस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग को बंद नहीं कर पाएगा। दूसरा, परमाणु बम पर पूर्ण विराम। तेहरान अब कभी भी परमाणु हथियार विकसित नहीं कर पाएगा, जिससे मध्य पूर्व पर मंडरा रहा परमाणु युद्ध का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। नंबर 3, इजराइल की सुरक्षा की गारंटी। जी हाँ, इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका और इजराइल पूरी तरीके से एक साथ खड़े नजर आए। ईरान की घेराबंदी पूरी हो गई है। खबरों के मुताबिक इस डील के पीछे पर्दे के पीछे का बड़ा घटनाक्रम भी शामिल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से फोन पर बातचीत की थी और उनसे बड़े हमले को फिलहाल टालने का अनुरोध किया था, क्योंकि तेहरान अब झुकने और अमेरिका की शर्तें मानने को तैयार हो चुका था। हालांकि इस बातचीत से पहले हालात बेहद नाजुक थे। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिम एशिया तुरंत छोड़ने की एडवाइजरी तक जारी कर दी थी। पेंटागन ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अपने 40 रिफ्यूलिंग ईंधन भरने वाले विमान तैनात कर दिए थे, जिसने ईरान की सांसें फुला दी थी। पश्चिम एशिया में जारी इस भारी तनाव के बीच में भारत ने भी अपनी स्पष्ट और सख्त चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से सीधी बात की और साफ शब्दों में ये कहा गया कि कारोबारी जहाज़ों और भारतीय नागरिकों को किसी भी हाल में निशाना न बनाया जाए। पश्चिम एशिया के इस संघर्ष में अब तक 16 भारतीयों की दुखद मौत हो चुकी है। 75 यानी 75 लोग घायल हुए हैं। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय नियमों और व्यापारिक जलमार्गों की सुरक्षा की वकालत की है। कुल मिलाकर जिस तरीके से ट्रंप प्रशासन ने चौतरफा सैन्य दबाव बनाकर ईरान को पस्त किया, उससे ये साफ हो गया है कि अमेरिका की प्रचंड सैन्य ताकत के आगे तेहरान के पास सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। हॉर्मुज को खुला रखने और परमाणु महत्वाकांक्षाओं को त्यागने का वादा इस बात का सीधा सबूत है कि ईरान महायुद्ध के डर से पीछे हट गया है। दुनिया फिलहाल एक बहुत बड़े खतरे से बच गई है।
एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की प्रचंड सैन्य दबाव के आगे ईरान समझौते की टेबल पर घुटने टेकने को मजबूर हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी गिरती साख बचाने के लिए तेहरान अब खोखली बयानबाजी और गीदड़ भभकियों का सहारा ले रहा है। देखिए, पूरी दुनिया ये जानती है कि अमेरिका और उसके सहयोगी किसी तरीके से और किस तरीके से ईरान के घर में घुसकर उसके ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। अब चौतरफा घिर चुका है, ये भागता फिर रहा है। हताश में अमेरिका को पाषाण युग यानी स्टोन एज में पहुंचाने की धमकियां दे रहा है। ईरानी सांसद और राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य हैं इब्राहिम रेजाई अमेरिका को चेतावनी दी है और अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो उसका जवाब केवल फारस की खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को स्टोन एज में धकेल दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की प्रचंड घेराबंदी से ईरान पूरी तरीके से बैकफुट पर है। हाल ही में अमेरिका के कड़े अल्टीमेटम के बाद ईरान ने हॉर्मुज को खुला रखने और परमाणु बम ना बनाने की जो शर्तें हैं वो स्वीकार कर ली हैं। आक्रामक बयानबाजी का जो ढोंग अब दिखाया जा रहा है वो समझ से परे है। ईरानी सांसद इब्राहिम रेजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो हम पूरे क्षेत्र और वहां की सुविधाओं को स्टोन एज में पहुंचा देंगे। किसी भी दुश्मन के हमले का जवाब केवल फारस की खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जहां से हमला होगा हम वहां घुसकर मारेंगे, सैन्य ठिकानों को तबाह करेंगे। साथ ही रेजाई ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह भ्रम दिया है कि 2 दिन के विध्वंसक हमले में ईरान को झुकाया जा सकता है। ईरान की इन खोखली धमकियों के बीच में हकीकत यह है कि अमेरिका और इजराइल की सैन्य तैयारी ने तेहरान की नींद उड़ा कर रखी है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना अगले कुछ दिनों में इजराइल में करीब 10 अतिरिक्त हवाई ईंधन भरने वाले एरियल रिफ्यूलिंग सैन्य विमान तैनात करने जा रहा है। इन नए विमान तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर तैनात किए जाएंगे, जहां पहले से ही 30 से अधिक अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान मौजूद हैं। यानी बेन गुरियन पर कुल 40 अमेरिकी ईंधन भरने वाले टैंकरों का बेड़ा तैयार हो जाएगा। यह इस बात का सीधा सबूत है कि अमेरिकी वायुसेना लड़ाकू विमान लंबी दूरी के मिशन के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और ईरान के किसी भी दुस्साहस का पलक झपकते करारा जवाब दे दिया जाएगा। ईरान का कहना है कि अगर उसके तेल या ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया गया तो फारस की खाड़ी के सभी जो तेल का हिसाब किताब जहां पर है उन तमाम जगहों को तबाह किया जाएगा। लेकिन सामरिक विश्लेषकों का मानना है कि ये सब ईरान की घटती सैन्य ताकत और हताशा का नतीजा है। मध्य पूर्व में अपने नौसैनिक और हवाई अड्डों से ईरान पर चौतरफा शिकंजा अमेरिका कस चुका है। तेहरान के पास अपनी जनता के सामने सिर्फ कड़े शब्द बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। कुल मिलाकर मामला है कि ईरान गीदड़ भभकियां दे रहा है और इन गीदड़ भभकियों से उसकी लाचारी जो है वो उजागर हो रही है। पूरी दुनिया इस वक्त एक साथ 2 भीषण मोर्चों पर बारूद के ढेर पर बैठी है, ये आप जान रहे हैं। एक तरफ मध्य पूर्व है जहां अमेरिका, इजराइल, ईरान, दूसरी तरफ यूरोप की धरती। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा भीषण मिसाइल हमला इस बार बोला है यूक्रेन पर कि पूरा यूक्रेन थर्रा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अचानक यूटर्न लेने और यूक्रेन का हाथ छोड़ते ही पुतिन की सेना टूट पड़ी। अमेरिका द्वारा पैट्रियट मिसाइल तकनीक देने से साफ इनकार करने के कुछ ही घंटे के भीतर रूस ने यूक्रेन पर 27 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। सुरक्षा कवच टूटने के कारण यूक्रेन 27 में से सिर्फ 1 मिसाइल को ही रोक पाया, जबकि बाकी 26 मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है। हालांकि लाचार देख रहे यूक्रेन ने हार ना मानते हुए काला सागर यानी कि ब्लैक सी में रूस के 1 लाख टन के विशाल जहाज को डुबोकर पलटवार किया है। यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा झटका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये फैसला बना, जिसमें उन्होंने यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस तकनीक सौंपने और उन्हें खुद बनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
कुछ हफ्ते पहले ही नाटो शिखर सम्मेलन में ट्रंप ने इसके संकेत भी दे दिए थे, लेकिन कैंप डेविड में कैबिनेट बैठक के बाद ट्रंप ने रुख बदल लिया। ट्रंप ने तर्क दिया कि इतनी संवेदनशील रक्षा तकनीक किसी दूसरे देश को देना बेहद जोखिम भरा है और भविष्य में इसके गलत इस्तेमाल की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे ही वॉशिंगटन से यह संदेश आया है कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट तकनीक नहीं देगा, मॉस्को ने बिना समय गंवाए यूक्रेन के हवाई रक्षा कवच की कमजोरी का फायदा उठाया। रूस ने रात भर में 27 घातक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। रूस के इस भीषण हमले ने साबित कर दिया कि अमेरिकी समर्थन घटने के बाद यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। राजधानी कीव के अलावा सुमी, खार्किव और पोल्टावा क्षेत्र रूसी मिसाइलों के निशाने पर रहे। दागी गई 27 मिसाइलों में से यूक्रेनी वायुसेना सिर्फ एक मिसाइल को मार गिराने में सफल रही है, जबकि 26 मिसाइलों ने सीधे अपने निशाने पर भारी तबाही मचाई है। इस हमले में कम से कम 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 30 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 22 वर्षीय बहादुर पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल था, जो पहले स्ट्राइक के बाद लोगों को बचाने पहुंचा था और दूसरी मिसाइल के चपेट में आ गया। जमीन पर भारी नुकसान झेलने के बाद में यूक्रेन ने काला सागर में रूसी जो सप्लाई चेन है उसकी कमर तोड़ने के लिए बड़ा समुद्री हमला किया। जेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना ने स्वदेशी मिडिल स्ट्राइक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए, ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए रूस के प्रतिबंधित और विशालकाय कंटेनर जहाज यानीना को समंदर की गहराइयों में डुबो दिया। लगभग 1 लाख टन क्षमता वाला ये जहाज रूसी सेना की रसद और सप्लाई लाइन के लिए बेहद अहम माना जा रहा था। रूस की सरकारी परमाणु कंपनी रोसाटॉम ने भी स्वीकार किया है कि नोवोरोसिस्क बंदरगाह से करीब 130 नॉटिकल मील दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उनके जहाज को 2 यूक्रेनी समुद्री ड्रोन्स ने निशाना बनाया है। इसके बाद वो डूब गया, वो गहरे पानी में जाकर समा गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक कूटनीति को लेकर हलचल तेज की है। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान के साथ युद्ध और तनाव के हालातों में है, तो दूसरी तरफ यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध एक बेहद खतरनाक और अनियंत्रित मोड़ पर पहुंच गया है। ट्रंप के इस रुख ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब खुद को इन अंतहीन युद्धों से दूर खींचना चाहता है, जिसका सीधा फायदा एकदम से पुतिन उठाने लगे। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी POJK में पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी क्रूर सेना के खिलाफ गुस्सा चरम पर है, जिसे पाकिस्तान कठपुतली लोकतंत्र का नाटक रचकर ढकने की कोशिश कर रहा था। उसी फर्जी चुनाव प्रक्रिया के दौरान POJK की धरती हिंसा, आगजनी और सेना के कत्लेआम से सुलग उठी है। राजधानी मुजफ्फराबाद की बात होगी, क्योंकि राजधानी मुजफ्फराबाद समेत पूरे इलाके में चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले ऐसा हिंसक माहौल पहले कभी नहीं देखा गया था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मुनीर के हाथ पांव फूल चुके हैं। सड़कों पर जली हुई गाड़ियां दिख रही हैं, टूटे दुकान दिखाई दे रहे हैं, बिखरे पत्थर सड़कों पर हैं, आंसू गैस के गोले और भारी तादाद में तैनात बंदूकों से लैस पाकिस्तानी फौजी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि POJK की जनता अब पाकिस्तानी गुलामी से पूर्ण आज़ादी की मांग कर रही है। POJK के मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, कोटली और मीरपुर में हालात बेकाबू हैं। आवामी एक्शन कमेटी और स्थानीय लोगों ने इस ढोंग चुनाव का बहिष्कार करते हुए जब सड़कों पर मोर्चा संभाला तो असीम मुनीर की क्रूर सेना और रेंजर्स निहत्थे नागरिकों पर कत्लेआम शुरू कर देते हैं। बेहद दर्दनाक तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। सैकड़ों लोग घायल हो गए, इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई हैं। ये गुस्सा सिर्फ आज का नहीं है, दशकों से चले आ रहे पाकिस्तानी शोषण का है। आटा और बिजली संकट की खबरें आ रही हैं। POJK के अपने प्राकृतिक संसाधनों, पानी और बिजली से पाकिस्तानी अरबों कमाता है, लेकिन स्थानीय लोगों को महंगाई के दौर में भी आटा, सब्सिडी वाले गेहूं और बिजली के लिए तरसाया जाता है। दूसरा, शरणार्थी सीटों का फर्जीवाड़ा।
पाकिस्तान की हुकूमत चुनाव में धांधली करने के लिए पाकिस्तान में रहने वाले शरणार्थियों के नाम पर 12 सीटें आरक्षित रखती है, जिसके दम पर इस्लामाबाद अपनी मनपसंद कठपुतली सरकार को यहाँ बिठा देता है। मानवाधिकारों का हनन, जो भी स्थानीय नागरिक अपने हक की आवाज़ उठाता है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी कि ISI उसे एकदम से गायब करा देती है, कत्लेआम हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से साफ किया जाता है या किया भी गया है कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें अवैध रूप से कब्जाया गया है, POJK भी शामिल है, भारत का अखंड और अभिन्न हिस्सा है। भारत सरकार POJK के उत्पीड़ित लोगों की बुनियादी और मानवाधिकार आज़ादी की जायज़ मांग को नैतिक समर्थन करता है और इसको लेकर हर मंच पर ये मांग उठाता है। पता आपको ये दें कि मुजफ्फराबाद की सड़कों पर फैला ये जन आक्रोश शहबाज शरीफ की सरकार और वहाँ का जनरल असीम मुनीर के लिए सबसे बड़ी नाकामी, सबसे बड़ा फेल्योर है। यह आप देख सकते हैं, क्योंकि POJK लगातार आज़ादी मांग रहा है और उनकी मांगों को कुचलने का काम शहबाज शरीफ और मुनीर कर रहा है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत ने वैश्विक मंच पर अपना रुख एक बार फिर से पूरी तरीके से सख्त कर दिया है। पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, ये फिर से लाउड एंड क्लियर किया गया है। बता दें आपको कि अपने अटूट सिद्धांत पर कायम रहते हुए भारत ने ये साफ किया है फिर से कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमींदोज आतंकी ढांचे को पूरी तरीके से खत्म नहीं करेगा, तब तक उसे सिंधु नदी के पानी की एक बूंद भी खैरात में नहीं मिलेगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन कात्रा ने मैगजीन न्यूज़ वीक को दिए गए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान की पोल खोलते हुए उसे करारी फटकार लगाई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पिछले 5 दशकों में पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों और आतंकवाद के जरिए 1960 की सिंधु जल संधि IWT की बुनियादी नींव को खुद ही नष्ट किया है। अब जब भारत ने कड़ा फैसला ले लिया है, इस संधि को स्थगित कर दिया है, तो इस्लामाबाद पूरी दुनिया के सामने जाकर गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, कह रहा है, गीदड़ भपकियाँ दे रहा है कि हमारा पानी हिंदुस्तान ने रोक दिया है। बता आपको ये दें कि इस्लामाबाद भारत द्वारा संधि रोके जाने पर रोना रो रहा था। पिछले साल 23 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा 26 बेकसूर लोगों को उनका धर्म पूछ कर उनकी हत्या कर दी गई थी। 1960 की संधि के तहत रावी, ब्यास, सतलुज जैसे पूर्वी नदियों का नियंत्रण भारत को मिला, जिसमें बेसिन की महज 20% पानी मिलता है। वही 80% पानी का अधिकार पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब के रूप में दे दिया गया था। राजदूत कात्रा ने कहा कि इस असमान बंटवारे ने दशकों तक भारतीय क्षेत्रों के विकास को रोक रखा, जिन्हें अपने पानी पर पूरा अधिकार मिलना चाहिए था। इसके बावजूद भारत ने दशकों तक संधि को पूरी तरीके से सम्मान दिया। 1965 हुआ, 71, 99 ये तमाम प्रत्यक्ष युद्ध हुए। 2001 का संसद हमला भी उसके बाद हुआ। 2008 का मुंबई हमला हुआ 26/11, 2016 का उरी और पठानकोट हमला, 2019 का पुलवामा हमला और 2025 का पहलगाम हमला। पहलगाम ही इसके खात्मे की बहुत बड़ी वजह साबित हो गया। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अब पानी वो पाकिस्तान को नहीं देगा और वो पाकिस्तान का जो पानी ना देने का फैसला था वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनकर खड़ा हो गया है। हर मोर्चे पर जाकर पाकिस्तान रो रहा है, लेकिन भारतीय राजदूत ने फिर से पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए बता दिया, फिर से वही बात दोहरा दी कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, जो बनता है कर लो।